नमस्कार, जय गुरुदेव। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रहों के उपचार आयुर्वेद के द्वारा। प्राचीन काल में ऐसा था कि ज्योतिष और आयुर्वेद में एक दूसरे के साथ एक अनन्याश्रय संबंध था। अगर लोग ज्योतिष जानते थे तो थोड़ा सा उनको आयुर्वेद भी आना चाहिए, और आयुर्वेद जानते थे तो थोड़ा सा उनको ज्योतिष भी आना चाहिए था। पर धीरे धीरे ये कड़ी और ये परंपरा टूटते गई। तो चलिए हम लोग आज फिर से उस कड़ी को जोड़ने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग आयुर्वेद के छोटे छोटे रेमेडीज के द्वारा ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं और कई चीजों को सक्सेसफुली उपचार कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारे विशेष गेस्ट हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, डॉक्टर विष्णु। डॉक्टर विष्णु के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब 8 साल से यूरोप में हैं। वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा वो वहां पर कई क्लिनिक्स चलाते हैं। डॉक्टर साहब 8 साल में लगभग 20 कंट्रीज में ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इनके लगभग 15,000 पेशेंट्स हैं। इनके कुछ पेशेंट्स तो बहुत स्पेशल हैं, जैसे आपके स्लोवेनिया के एक्स प्रेसिडेंट हुए, मैसेडोनिया के प्राइम मिनिस्टर्स और कई हमारे एम्बेसडर्स। तो ये डॉक्टर साहब की छोटी सी उपलब्धि है, पर इनकी उपलब्धियां कई है। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू कपीश ज्योतिष। और हमारा काम ही है बैक टू द रूट्स, हम अपने परंपराओं में कैसे वापस जाएं। तो डॉक्टर साहब, यूरोप में 8 साल हो गए आपके। तो मुझे बताइएगा कि यूरोप में आयुर्वेदा और योगा के प्रति या वेजिटेरियनिज्म के प्रति क्या रुझान है। नमस्ते टू एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू गौरव जी, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए ना। आयुर्वेदा जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, तब मैं सोचा था कि नो इसमें कितना कनेक्शन है नो, बट जैसे नो समझते गए, समझा कि नो सब कुछ ये पंच महाभूत का तो गेम ही है सब कुछ। जी बिल्कुल। तो अम, तो आयुर्वेदा और वेजिटेरियनिज्म यूरोप में नो इतना लोगों में इतना इंटरेस्ट आया हुआ है कि नो हम्म। जो बचपन से नो नॉन वेज वगैरह खा के बड़े हुए हैं, उन जी जी। लोग भी जब जैसे उन लोग नो दुनिया को समझने लग जाते, वो नॉन वेज छोड़ के नो योगा और आयुर्वेदा के तरह चलने का इतना सारा इंटरेस्ट है। स्लोवेनिया में तो मैं हम बोल सकता हूँ इतना स्पिरिचुअल एनर्जी हाई है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो उनके इंडिया से इतना अच्छा कनेक्शन है। इंडिया ट्रैवल करते हैं, चाहे नॉर्थ में हिमालय चले गए और नहीं तो आश्रम चले आए। तो बहुत ही इंटरेस्ट है सारे सारे कंट्रीज। और जितना कंट्रीज डेवलप हुए जाते हैं, ये मैं मुझे देखने मिला कि अम, उनके पास टाइम है अपने लिए। क्योंकि उनका अगर यहाँ पे लोग अगर उनके पास वो काम भी नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, बेसिकली रहने का खाने का किसी को दिक्कत है नहीं, तो तब लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं अपने आप को और कैसे इम्प्रूव करूं, लाइफ का पर्पस क्या है। तो उस वो जब ढूंढने लगते हैं, उनको समझ में आता है कि अच्छा ये योगा के थ्रू ही कर सकते हैं, आयुर्वेद के थ्रू ही कर सकते हैं। तो उन लोग इतना इतना पॉजिटिवली लेते हैं। जैसे मैं इंडिया से जस्ट जैसे स्टार्टिंग में आया था यूरोप में, फर्स्ट आई केम टू इटली, फ्लोरेंस में थे हम लोग। तो अम, मुझे देखने मिला कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे उस टाइम में। अभी तो काफी सारे हर्ब्स यहाँ पे लाइसेंस्ड है, उनका पूरा नो अवेलेबिलिटी है। बट उस टाइम में शायद हमारे पास 15 हर्ब्स थे जिससे हम मैनेज करते थे सारे जो भी नो क्लाइंट्स हमारे पास आते थे। तो उनको बट चाहे हम समझो कि थायराइड का कंडीशन आया, तो हम्म। कांचनारा एक सुबह एक शाम, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का लोगों का बॉडी टाइप अलग है, उनका सेंसिटिविटी अलग है। या एक दो हर हम इंडिया जैसे 15 सप्लीमेंट्स नहीं लिखते, या जितने भी हम लिखते हैं यूजुअली इंडिया में नहीं लिखते यहाँ पे। बट यह 2 या 3 महीने के अंदर भी उनका थायराइड कंडीशंस रिवर्स हो गए, तो मैं भी हैरान हो गया सच बताओ तो। नो तो ये समझ में आया कि लोग जितना फॉलो करते हैं ना, जो हम गाइड करते चाहे कैसे खाना है, कैसे रहना है, बट उनके ऊपर इनके पास इतना इंटरेस्ट और श्रद्धा है आयुर्वेदा के हिसाब, और दे फॉलो इट टू द डॉट, और और उनको रिजल्ट्स भी मिलता है।
तो मैं इंडिया में ये मुश्किल होता था हमारे लिए भी, क्योंकि हम लिखते हैं लोगों को ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, सब फॉलो नहीं करते। बट सोचो हम भी फॉलो करें तो और कितना हमें, और कोई 90% ऑफ दवाई हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत बात कर सकते हैं, बट जनरली बताए तो इट्स इनकी जब जब लोगों को टाइम है, समझ रहे कि अच्छा मुझे बाकी तो सब बेसिक चीजें तो हो रहा है, और मैं अपने लाइफ को कैसे इंप्रूव करूं, मेरे आयु को कैसे बढ़ाऊं, और नॉट जस्ट इंक्रीजिंग द एज, लगना चाहिए कितने में, मे बी आई कैन लिव अप टू 100 years, बट वो हेल्थी कैसे रहूं, वो लोग जब सोचते हैं तो दे आर कमिंग टू आयुर्वेद। मैं कह सकता हूं कि आपके बातों से कि वो भोग से इतना उब गए हैं कि धीरे धीरे वो अब स्पिरिचुअलिटी के तरफ, वेजिटेरियनिज्म के तरफ, आयुर्वेद के तरफ धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। और ये एक माने पॉजिटिवली ये लोग ले रहे हैं यूरोप में। पर हाँ, वेरी मच। उनसे हम लोगों को अभी सीखने की जरूरत है, अब उनसे। सही सही बात है, सही। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे यहाँ ये ज्योतिष में कुछ प्लैनेट्स, कुछ ग्रह, कुछ बीमारियों के कारक होते हैं, और वो अगर कंबस्ट हो जाए, खराब हो जाए, अगर हम उनको उसके सप्लीमेंट्स के द्वारा अगर ठीक करें तो मुझे लगता है कि कई चीजें ठीक हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति, जुपिटर, जो द मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट, ऐसे भी बोला जाता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें भी ये मोस्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे तरफ जितने भी स्टेरॉयड और ये सब आते रहते हैं, धूमकेतु, सारे वो खींच लेते हैं ताकि पृथ्वी बचा रहे। और जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी है वो तो सब जानते हैं। तो ये बृहस्पति अगर कंबस्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो बृहस्पति कारक है लीवर का, और दूसरा इनको जीव कारक बोला गया है। कोविड के समय भी देखा गया था कि जब जब बृहस्पति कंबस्ट हो गया था राहु से और रेट्रो हो गया था, तो वायरस बहुत बुरी तरह से फैला था। तो बृहस्पति को कौन सा हर्ब है जो आम लोग यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं? इस पे कुछ आप बताएंगे हमें? जरूर जरूर। तो एक तो हर्ब जो हम सब बचपन से यूज करते आए हैं, यूज जी करते, इंडिया में तो हर सब्जी में डलता है हल्दी। नो हाँ, नो हल्दी बृहस्पति का कारक, जी बिल्कुल। नो यहाँ पे भी लोग सोचते हैं, अच्छा, हम इतना स्पाइसेस क्यों यूज करते हैं इंडिया में, जब यूरोप में हम हम्म लोग कुकिंग कोर्सेज भी सिखाते हैं। तो हम्म हम समझाते हैं कि एक एक हर्ब कैसे अलग अलग दोषास को बैलेंस करते हैं, खाने में वो सारे षड रस सारे 6 टेस्ट को कैसे खाने में लाते हैं, और उसके ऊपर से अगर कोई कोई भी हानिकारक चीज केमिकल से खाने में उसको क्लियर करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हल्दी, नो कौन सा खाना है जिसमें हम हल्दी यूज नहीं करते, बहुत रेयर है। बिल्कुल। तो साउथ इंडिया में तो जब शादी करते हैं, जो शादी का थ्रेड भी हम हल्दी मिला के यूज करते हैं। हम उपनयन किए उसका थ्रेड हम हल्दी में यूज करके करते हैं। और बिल्कुल। ये भी बोलते हैं कि हल्दी वाले पानी में अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे तो गुरु का कृपा और बड़ा रहता है। हम्म, और ये लिवर के लिए ये क्लेंसिंग एक्शन में क्लेंसिंग एक्शन करता है, स्पेशली जो हमारे जो गॉल ब्लैडर है, जिससे बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, और वो क्लियर करने में हल्दी हेल्प करते हैं, जो लिवर का हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसका क्लेंसिंग मेंटेन रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जब भी लिवर का डिस्टर्ब प्रोसेसिंग में कुछ तो डिस्टर्बेंस होता है, तभी डाइजेशन में डिस्टर्बेंस होता है, और डाइजेशन के डिस्टर्बेंस होने से ही हमारे इम्यूनिटी का डिस्टर्बेंस होता है। सो जी इवन इफ बिल्कुल। इट इज एसिडिटी हुआ, एसिडिटी की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन हुआ, जो सर्दी जुकाम कोल्ड साइनस इश्यूज एलर्जीज, ये सब जितने भी एलर्जी कंडीशन है वो सब कनेक्टेड टू लिवर है। तो हल्दी हम रेगुलर यूज, हम इंडिया में इतना एलर्जीज दिखते नहीं थे, अब जब तक हम घर में खाना बनता था, बट यहाँ पे हल्दी इतना यूज होते नहीं, इट वाज नॉट इन द ट्रेडिशन। और हर स्प्रिंग सीजन में यूरोप में ऐसा होता है कि वो तो सर्दी जुकाम का ही टाइम है, सबका लाइक कोल्ड कफ म्यूकस इतना होता है यहाँ पे, क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन में नहीं है। और
अभी जैसे हम लोग नो स्प्रिंग टाइम में यहाँ पे क्लेंसिंग करवाते हैं, उसमें मेन हम 5 दिन खिचड़ी भी खिला दिए ना, हल्दी डाल के उनका नो। बॉडी, ये बहुत बढ़िया है। तो वो ऋषि योगा में भी ऐसा करते थे ना कि वो बॉडी क्लींजिंग के लिए सिर्फ खिचड़ी खिलाया जाता था। तो कितना हल्दी डॉक्टर साहब ले कि वो सेफ रहे? और बचपन से क्या बच्चों को हल्दी दिया जा सकता है एक्स्ट्रा डोज, या अलग अलग रूपों में, ताकि उनको सर्दी खांसी नहीं हो, उनका लीवर अच्छा रहे? बचपन में जब से खाना हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, तब से हम लोग नो यूज करना शुरू कर सकते हैं। बट और मिनिमम डोज में हमारे इंडिया में अगर हम नो अगर ट्रेडिशनली खाना बना रहे हैं तो सारे खाने में हल्दी होता है। सो बट बच्चों में इतना बड़ा ज्यादा हाई डोज में जरूरत नहीं है। बट वो जब खाने में यूज होता है, दैट विल बी परफेक्ट। देयर इज नो कभी कभी इट विल नेवर बी टू मच फॉर द किड्स आल्सो। अगर हम ठीक। सप्लीमेंट के नो लेवल पे यूज करते हैं, बच्चों को अगर दूध पिलाते हैं, हाँ उसमें हाँ, हल्दी और हल्का सा काली मिर्च डाल के देने से, उसी से भी लिवर का भी क्लेंसिंग होता है। नो उनको जो जो भी सर्दी से या इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मतलब दूध में हल्दी मिला के अगर बच्चों को रेगुलर दिया जाए तो बृहस्पति को हम लोग मजबूत कर सकते हैं, लीवर और ये सिस्टम जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत हो सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली यस। और थोड़ा अगर बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़े हो गए 7-8 साल के, तो हम लोग टैबलेट के रूप में भी उसको सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं ना? जरूर, लेकिन इजी है नो, क्योंकि फिर हमें सब लोगों का आजकल नो दूध भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है कि नो। बिल्कुल, दूध भी अच्छा नहीं मिल रहा, और प्लस जो हल्दी आ भी रहे हैं मार्केट में वो पूरा शुद्ध नहीं होता है। तो ये भी एक इशू है। तो अपना हल्दी टर्म टैबलेट साहब लेने से क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स है? हल्दी हमारे शरीर में जितना भी पित्त और कफ का इम्बैलेंस है, जो नो हाँ। पित्त और कफ का इम्बैलेंस की वजह से देयर कैन बी सम ब्लॉकेजेस नो, शरीर में जो सर्कुलेशन जो प्रॉपरली होना चाहिए वो होता नहीं है। उसको क्लियर करके वात का मूवमेंट को रेगुलेट कर लेता है हल्दी। तो अनलेस अगर आपको कोई वात का इम्बैलेंस ने वात बढ़ा हुआ हो, फिर हल्दी खाए, वी नीड टू नो, अच्छा हमें सोचना चाहिए कि कैसे लेना है। बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा ओवर वेट है, नहीं तो आपको म्यूकस का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, नो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, आप जरूर ले सकते हो। बट अगर जरूर। अगर आपका वेट बहुत कम है, आपको जो नो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, थोड़ा सा आयुर्वेदिक डॉक्टर से नो कंसल्ट करके फिर लेंगे तो बेटर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दूसरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में पूछूंगा, ग्रह के बारे में। शनि देव जी, सैटर्न, सोलर सिस्टम में सबसे दूर में बैठते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है, एकदम ठंडा और ड्राई, एयरी प्लैनेट। तो उसमें ना वो मॉइस्चर नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है, अगर शनि लगन को देख रहा हो, विशेषकर 6 और 8 और या 11 घर का वो मालिक भी है साथ साथ, मैंने लॉर्डशिप भी रखा है, तो आदमी को 100% आर्थराइटिस होगा या जॉइंट का इश्यूज होगा। तो पहले दादी नानी लोग क्या करती थी भारत में, था कि जाड़ा जब आता था तो उस समय ड्राई वेदर रहता था ना, विंटर सीजन में, तो तिल के लड्डू बहुत खिलाए जाते थे। अब ये धीरे धीरे बंद हो गए। तो सैटर्न को कंट्रोल, वो एक्चुअली वो क्या कहता था, वो तिल के लड्डू में इतने ज्यादा वो ऑयली एलिमेंट रहता था कि वो सप्लीमेंट के रूप में काम आता था। तो डॉक्टर साहब, सैटर्न को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो ल्यूब्स हैं हमारे जॉइंट्स में जो रहते हैं, खासकर जो जोड़ों में, इसको क्या क्या हम लोग ले सकते हैं इसमें? तो आपने जैसे बोला तिल के लड्डू खिलाए जाते थे नो, तो बिल्कुल। नो और नो शनिदेव को बैलेंस करने के लिए हम हनुमान जी के पास जाते हैं नो, वहां पे भी तिल का तेल से न तेल दिया का दिया जलाते हैं। जाता है पीपल के पेड़ के नीचे, बिल्कुल। सो नो पीपल वात बैलेंसिंग है। तिल नो तो सबसे श्रेष्ठ वात बैलेंसिंग तेलों में से श्रेष्ठ तिल है, और सबसे वात बैलेंस करने के लिए काम आते हैं। और हनुमान जी भी हुए वायुपुत्र। तो वात के नो लाइक नो वात का इम्बैलेंस जब भी आता है, तब भी जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है नो। हम्म, तो शरीर में जो भी मूवमेंट्स होता है, चाहे वो ब्रीथिंग हो नो, इवन इफ इट इज गोइंग टू टॉयलेट, या नो मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट करना है, वो वात का प्रॉपर बैलेंस लेवल में ही
मूवमेंट होता है। जब वात डिस्टर्ब हो जाते हैं, दैट इज वेयर वी गेट ए पेन। अगर कोई भी दर्द है, वात का इम्बैलेंस। तो आयुर्वेदा में बोला है कि जो दिनचर्या में, दिनचर्या बोलते हैं जो डेली सबको करना चाहिए। सो लाइक सुबह लाइक one of the first thing to do is to massage the body. So हम सेल्फ अभ्यंगा जो बोलते हैं, तिल के तेल यूज करके पूरा बॉडी में तेल लगा के। तो उसका तरीका भी अगर किसी को सीखना है कि एक्सैक्टली कैसे करना है, हम बाद में कभी बात कर सकते हैं। तो तेल में पूरा शरीर में तेल लगा के थोड़ा थोड़ा व्यायाम, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं, हल्का सा बॉडी मूवमेंट करके फिर नहा लेने से, तो इट्स लाइक एन एवरीडे बैलेंसिंग ऑप्शन फॉर वाता दैट कैन गो अप। आजकल तो हम सब दिमाग से काम करते हैं, मोर देन फिजिकल वर्क। हम उतना उतना ज्यादा सोचते हैं, मेंटल वर्क ज्यादा है। तो दैट इज ऑल्सो थिंकिंग टू मच इज ऑल्सो वाता इंक्रीजिंग। तो एवरी डे वाता बढ़ने का चांसेस है। तो नींद है हमारा सबसे वाता बैलेंसिंग एक्टिविटी। बट आजकल उसके उसमें भी दिक्कत हो रही है। तो वात जब बढ़ता है, ये जो भी आपने क्वालिटी बोला कि ड्राइनेस, कोल्डनेस, जो शनि शनि जी के लिए दिस इज ऑल्सो वाता। जो जब वात बढ़ता है, ड्राइनेस बढ़ता है शरीर में, कोल्डनेस बढ़ता है। तो ये भी देखता है कि जो हम थर्ड फेज ऑफ लाइफ, जैसे हमारा एज बढ़ता है, दैट इज अ वाता एज ऑफ लाइफ। तो बचपन का 16 साल हुआ कि वो कफा का टाइम, मिडिल फेज पिता, एंड आफ्टर मेनोपॉज या 50-55 के बाद वो हुआ वात का टाइम। उस टाइम में लगता है कि जो आदमी रोज टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ा शरीर में। स्किन जो ऑयली था, हमारा माँ बाप को देखते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा ड्राइनेस बढ़ने लगता है, क्योंकि वो रिंकलनेस आता है, वो वात बढ़ता ही है। तो ये सब वात का लक्षण है शरीर में बढ़ने का। तो रोज बॉडी में थोड़ा सा तिल का तेल जो थोड़ा हल्का सा गर्म करके लगाने से वी आर बैलेंसिंग द ड्राइनेस एंड कोल्डनेस एस्पेक्ट ऑफ वाता। जिसके वजह से क्या करते हैं, हमारा स्किन ड्राई नहीं है, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका उसको, नहीं तो क्या, जो भी हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसमें से वाटर को अब्सॉर्ब करके स्किन में भी पहुंचाना है, क्योंकि स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि हमारा सबसे फर्स्ट इम्यूनिटी का लेयर है ये। तो इफ इट इज नॉट, अगर बाहर से हमने उसको बैलेंस कर लिया, वी डोंट हैव टू मेक इट वर्क टू मच, तो वहां पे कोई ड्राइनेस नहीं होगा। सो देन बाउल मूवमेंट्स क्लियर रहेंगे, तो देर इज नो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि टॉक्सिन एलिमिनेशन क्लियर हुआ। यूजुअली जिनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है, उन्हीं को ज्यादा जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है। तो ये क्लियर कर लिया, तो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम सब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो इट्स ए डीप कनेक्शन है, बट दिल का बाहर से और अंदर से अगर लड्डू बना के खाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल इन बैलेंसिंग वाटर। तो हमारा जो एक बाद का जो एज है, जब हमारा वृद्धावस्था आता है, तो उस समय काफी हद तक ये चीजों से बचाया जा सकता है। और यस। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और देख रहे हैं, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। उनको शांत रखना ना, ये बहुत माँ बाप, पेरेंट्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बहुत एनर्जी है, हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी और हाइपर एक्टिविटी के लिए एस्ट्रोलॉजी बोलता है इसमें राहु का कई योगदान है। और अभी का जो युग है, अभी का जो टाइम है, वो राहु का है, ठीक है ना। तो हमारा एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि ब्राह्मी राहु को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्या इसको दिया जा सकता है बच्चों को, नहीं दिया जा सकता, क्या? ब्रह्मी ब्रह्मी तो ऐसा एक हर्ब है जो मेध्य भी है, चाहे आप इवन इफ दे आर परफेक्टली फाइन, द किड्स आर परफेक्टली फाइन, उनको कोई भी वो कोई भी रेस्टलेसनेस नहीं है, इवन देन दे कैन टेक इट, क्योंकि उसे उनका आईक्यू भी इंप्रूव होता है। इट्स नॉट जस्ट टू काम देम डाउन। वो उनका मेरे आई रिमेम्बर व्हेन वी वर किड्स, मेरे भाई को रोज खिलाते थे मम्मी पापा, एंड आई मुझे टेस्ट पसंद नहीं था। बट व्हेन जैसे हम लोग थोड़ा व्हेन वी ग्रू अप, I understood that his IQ was much higher than mine. No, he used to score 99%, where I used to score like 93, 92. No,
तो अच्छा वो अच्छा। फर्क फर्क जरूर आता है, वो रेगुलरली लेता था। एंड बचपन में लेट्स से 250 मिलीग्राम के डोसेज में, अगर स्वरस के रूप में या नहीं तो पाउडर के रूप में, नहीं तो ब्रह्मी घृतक के रूप में भी मिलता है, देन दैट विल बी परफेक्ट फॉर द कंडीशन आप जो मेंशन किया। क्योंकि घी सबसे वात और पित्त को बैलेंस करने में सबसे अच्छा है। और इन द फॉर्म ऑफ घी, ब्रह्मी कैन रीच द ब्रेन फास्टर, क्योंकि हाँ, नहीं तो हमें अगर घी के साथ दे तो ब्रेन में जल्दी फास्टर पहुंचता है। घी के साथ दे, या नहीं तो ब्रह्मी घृत करके बनाया हुआ भी मिलता है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग भी हेल्पफुल है देन। क्योंकि एक ब्लड ब्रेन बैरियर करके चीज होती है ना, कि सब कुछ ब्रेन अपनो ले लेते नहीं है। सो देन इफ यू टेक इट, हम्म, then it is easily absorbable for the kids, or then it can improve their sleep, bring calmness to them, sleep का quality improve हो सकता है, and also it is good for their IQ। मार्केट में डॉक्टर साहब बहुत सारे ब्राह्मी हैं। कौन सा ब्राह्मी, क्योंकि ये पेरेंट्स का भी आ गया, कौन सा ब्राह्मी ले, कौन सा लेना चाहिए? यहाँ पे अपना यूरोप में तो अपना शिशि का भी ब्रह्मी टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। हाँ हाँ हाँ। हमारा मेधि रसायन करके जो कॉम्बिनेशन है, उसमें उसमें ब्राह्मी। ब्रह्मी शंख तो ब्रह्मी शंख पुष्पी वचा वगैरह, इसका कॉम्बिनेशन भी इस कंटिन्यू देयर आर सो मेनी रिसर्चेस, नॉट जस्ट एज खाली ब्रह्मी नहीं, ये कॉम्बिनेशन में भी जब यूज करते हैं वो ओके बच्चों में बहुत फायदा देते ओके, तो उस तरह से यूज कर सकते हैं घी में लेके। हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये नॉलेज था। हमको लगता है कि लोगों को बहुत फायदा करेगा। ये छोटे छोटे चीजों से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। और अश्वगंधा एक मेडिसिन है जिसको केतु के साथ जोड़ा जाता है, जो जॉइंट्स के डिसलोकेशन में या फिर ये में काम आता है। तो अश्वगंधा तो हमको लगता है कि तभी देना चाहिए जब कोई डॉक्टर सजेस्ट करे। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। मेरी बेटी जब टीनेज से बढ़ रही थी, उसका ग्रोथ हो रहा था, तो उसका ना जॉइंट्स में डॉक्टर लोग बोला एक हल्का सा गैप हो जा रहा है ड्यू टू बोन का जो ग्रोथ हो रहा है। तो उसका एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं था। हमारा ही आयुर्वेदाचार्य ने हमें अश्वगंधा सजेस्ट किया था और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो अश्वगंधा का वो पावर है। तो अश्वगंधा के बारे में अगर थोड़ा सा कुछ बताएं आप। अश्वगंधा तो आयुर्वेदा में सबसे फेमस हर्ब में से एक है अश्वगंधा, एक है त्रिफला। दुनिया में कहीं भी जाए, फर्स्ट टू हर्ब्स एवरीबॉडी नोस आर दिस। हम्म, यहाँ पे तो अभी आजकल तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी इट्स अवेलेबल इन जिम्स, इट्स अवेलेबल इन सारे हेल्थ स्टोर में, हर जगह अवेलेबल है अश्वगंधा। क्योंकि वो डाइटरी सप्लीमेंट जैसे, नहीं तो जो वर्कआउट करते हैं उनको मसल बिल्डअप के लिए, रिकवरी के लिए सब यूज करते हैं यूरोप में, अमेरिका में। वात को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा हर्ब है अश्वगंधा। एंड ओके। और ये एक अडेप्टोजेनिक बोलते हैं, जो भी शरीर को क्या चाहिए उसके हिसाब से ये मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को। ओहो। एंड ये और इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस स्ट्रेस, और नींद का क्वालिटीज इम्प्रूव कर लेते हैं। तो मैंने ये जैसे बोला केतु कि का मेडिसिन है, तो जो स्ट्रेस लेवल है उसको जरूर ये कम करता होगा। एकदम नो नो यहाँ पे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, लाइक सब स्ट्रेस रिलेटेड क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको हम्म, अश्वगंधा या शंख पुष्पी ब्रह्मी उनके प्रकृति और विकृति के हिसाब से वन ऑफ दिस हर्ब्स हम यूज करते ही है। क्योंकि स्ट्रेस जब तक ठीक होते नहीं है, बाकी हम कितना भी बॉडी पे दूसरा कुछ भी डाल दे, वो बैलेंस नहीं करता। तो सुदर्शन क्रिया, उसके साथ कोई स्ट्रेस मैनेजिंग हर्ब्स, उसके साथ उनको जो भी उनका कंडीशन, उसके हिसाब से बाकी हर्ब्स या डाइट मैनेज करने से एवरीबडी कैन कम बैक टू दैट बैलेंस वेरी फास्ट। ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन रहा डॉक्टर साहब। और प्रकृति के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपसे आज, थोड़ा सा मैं लंबा हो जा रहा है ये पॉडकास्ट, मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा। अभी के दिन में देखा गया कि मध्यम एज के लोगों, जैसा आपने भी बताया, पित्त का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एंगर इश्यूज तुरंत बूस्ट करता है। तो पित्त वालों लोगों का नेचर क्या होता है, और इसको अगर हम कंट्रोल करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? उनका क्या डाइट होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट पित्त का मेन फंक्शन है खाना, बॉडी में खाना पचाना। हम्म, वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, जो भी हम बॉडी में शरीर में डालते हैं उसको प्रोसेस करना और हम्म, ट्रांसफॉर्म करना, ये चाहे वो इंफॉर्मेशन हो। बट लेट्स फोकस ऑन द फूड। तो अगर
पित्त के पास काम है खाना पचाने का, देन पित्त विल बी बैलेंस्ड। अगर आपने टाइम पे खाना दे दिया तो ये बच्चा जैसा है, तो वो अपना काम में बिजी रहेंगे, इट वॉन्ट डिस्टर्ब यू। ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिनका भी पित्त प्रकृति है उनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है, स्पेशली जब खाना नहीं मिलता। नो बिल्कुल। हाँ, क्योंकि खाली पेट में पित्त फ्री हो गया, वो फिर मन को डिस्टर्ब दिमाग करने लग जाते हैं, हार्ट को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट खाना टाइम पे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है 2 बार प्रॉपरली खाए, 2 ही बार खाना है, तो सुबह का खाना 11 बजे तक खा लो, शाम का खाना 5-6 बजे तक खा लो। अगर योगी जैसे रहना है, ये यहाँ पे लोग करते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। बट नहीं है तो सुबह 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 1 बजे जहाँ पे 2 बजे से पहले जहाँ पे पित्त का पीक टाइम है, लंच, प्रॉपर लंच, जहाँ पे कोई तो दाल, नहीं तो राजमा और छोले, कोई तो प्रोटीन रिच खाना। क्योंकि लंच में जब सन पीक में है, पिता भी पीक है, उस टाइम में अगर हम खाली सब्जी रोटी खा लेंगे तो काफी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में फिर से पिता चढ़ जाएगा। तो लंच कोई टाइम में प्रोटीन। लंच टाइम में इट शुड बी प्रोटीन रिच, और शाम का खाना फिर 7 बजे तक अगर खा लेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग। फिर पिता लोगों को पसंद भी आता है तीखा, खट्टा, मसालेदार, क्योंकि फायर लाइक्स फायर, नो वो नेचर में है। हाँ, तो वही हमारा प्रॉब्लम है, जो सिमिलर क्वालिटी बढ़ाते हैं बॉडी में। तो अगर हम स्पाइसी खाएंगे तो हमारा बॉडी का पित्त बढ़ेगा, नो वी विल लाइक इट, बट उससे कभी हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ सकता, या मन को शांत रखना बहुत मुश्किल है। अगर इन केस कोई नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो भी फायर इंक्रीजिंग फूड है, वो भी पित्त को डिस्टर्ब कर जाता है। तो कॉफी ज्यादा लेते हो, चाय ज्यादा पीते हो, स्पाइसी खाना ज्यादा खाते हो, नहीं तो अचार वगैरह ज्यादा लेते हैं, नहीं तो प्याज, लहसुन, बैंगन, जो भी फायर इंक्रीजिंग फूड है वो ज्यादा लेते हैं, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं। तो उसको कंट्रोल में, उसमें कंट्रोल में रख के टाइम पे खाना, और पित्त बैलेंसिंग, जो भी बिटर टेस्ट आता है जो करेला, या नहीं तो कोई भी लीफ वाली सब्जियां सारे पित्त को बैलेंस करते हैं। नहीं तो पंपकिन, जो भी मीठा सब्जियां है, सब्जियों में मीठा, नहीं तो शुगर नहीं, मीठा सब्जियां भी पित्त को शांत करते हैं। घी अच्छे से खाने में यूज करना। तो इतना कर लेने से तो पित्त को हम बैलेंस कर सकते हैं। घी ज्यादा यूज कर सकते हैं पित्त को बैलेंस करने के लिए। बट फ्राइड चीजें सही नहीं है हमारे लिए। और सबसे लास्ट, पानी, क्योंकि फायर को बैलेंस करने से के लिए पानी ज्यादा बेटर कुछ है नहीं। तो जब पानी का बोतल हमेशा साथ में रहे, और एक एक सिप करके लेते रहे, ताकि शाम तक 2 to 3 लीटर पानी हम आराम से खत्म कर सके। तो इतना अगर पानी अच्छे से पिए, टाइम पे खा ले, और खाना अपना प्रकृति के हिसाब से खा लेने से पित्त को बैलेंस में रख सकते हैं। और नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है पित्त को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर रात को 10 बजे इसके बाद अगर आप सोने जाते हो, इट्स नॉट इजी फॉर पित्त पीपल टू फॉलो स्लीप। मन सोचने लगा अभी कल के लिए क्या करूं, प्लान करने लग जाता है। वो 10 से 2 जो टाइम है रात का, वो भी पित्त का टाइम है, जब लिवर क्लीनिंग करता है और या पित्त का क्लेंसिंग होता है। अगर हम उस टाइम में सोते नहीं है, तो यही पित्त हमारे शरीर को स्किन का इश्यूज बन जाता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बन सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम बन सकता है, हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं। तो रात को जल्दी सोए, और टाइम पे खा ले, तो पित्त बैलेंस में रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन रहा। और ये बहुत अच्छा हमको लगता है ये आज का टॉक रहा ज्योतिष और आयुर्वेदा पर। डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ बहुत बिजी है, मैं 1 महीना से डॉक्टर साहब के पीछे लगा हुआ था, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे थे यूरोप में। हमको लगता है 2 दिन बाद फिर डॉक्टर साहब निकलने वाले हैं ना, जी, फिर से ट्रैवल है। मैं संडे से फिर से मेरा ट्रैवल है। तो अच्छा। सॉरी सॉरी, अरे आपकी नहीं नहीं बहुत नहीं से डॉक्टर मुझे साहब, आप इतना समय दें, बहुत सारे लोगों को बहुत उपकार होगा। मैं आपसे 1 महीना बाद फिर डिस्टर्ब मैं करूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है आपका फैमिली टाइम भी नहीं रहता है, आप बहुत कम समय दे पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट कुछ प्लैनेट्स पे और उनके रेमेडीज पे और आयुर्वेदा पे एक रेमेडीज पे मैं जरूर आपसे आज ही निवेदन कर रहा हूँ, टाइम लूंगा। थैंक यू। और
आप लोगों को जरूर ये सेशन पसंद आया होगा, आयुर्वेदा और ज्योतिष का ये कॉम्बो। और जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है उस तरह से चलिए, तो लाइफ में कई प्लैनेट बैलेंस हो जाएंगे और कई बीमारियों से हम लोग बच पाएंगे। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो कपिश ज्योतिष, बैक टू द रूट्स, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो। धन्यवाद। धन्यवाद।